घड़ी समाप्त हुई है। आज के इस नवी गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्री NS वाजपेयी हमारे सभागार में पहुंच चुके हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि सर आपका स्वागत भी कैसे करोगे। सिर्फ बोलना ही याद नहीं है कि धन्यवाद तुम इन शब्दों में प्रकट करूँ आभार। हे शुभ अतिथि, आपका स्वागत बराबर। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुपालन से जो आयुर्वेद हमारे आज के मुख्य अतिथि वाजपेयी जी का, थैंक यू। और इसके फजीलत में कर्नल डी बुल्लन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। कहते हैं कि आकाशवाणी भारत सरकार, पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार और आयुर्वेद के सौजन्य से पशु जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और उस कार्यक्रम के मेरी नजर में नियमित श्रोता भी बैठे हुए हैं। श्री बलवीर सिंह बनी जी के प्रॉमिस हैं आपके पास विगत 3 वर्षों का आयुर्वेद पशुजगत कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट किए और क्या उनकी जानकारी थी। विगत 3 वर्षों का बलवीर जी के पास क्या है। हमारे कार्यक्रम के श्री सुखियार जी का स्वागत उन्हीं के विभाग के सेवानिवृत्त और आयुर्वेद के वरिष्ठ अधिकारी शर्मा जी में निवेदन करूंगा कि वो श्री सुखियार जी का स्वागत करेंगे। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित प्रणामी एवं सभागार में उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने कहा है कि आज 3 संस्थान यहाँ पर एकत्र हैं। 3 संस्थान की गरिमा में व्यक्तित्व हमारा उपस्थित है। सबसे पहले मैं निवेदन स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली भारत सरकार, श्री डॉक्टर CR चौधरी पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार, श्री UD बंसवाल जी ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली, श्री रोहन जी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोनीपत हरियाणा सरकार तथा श्री डी बुल्लर जी आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन हरियाणा के किसान भाइयों, साथियों तथा मित्रों, आज कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ आए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रेडियो स्टेशन। तो आप ये माने कि 10:30 बजे से फ्री हुए आप, सुबह 7 बजे से दिल्ली के रेडियो स्टेशन में साहब पहुंचे, 10:30 बजे तक शीला दीक्षित जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके साथ रहे, उनका लाइव प्रोग्राम था और उसके बाद सीधे चल के जरा हमारे यहाँ आए, हमारे किसानों के बीच में आए। हो सकता है कि यहाँ काफी सारे बैठे हों और सबसे परिचय हो, अगर नहीं है तो मैं 2 शब्दों में आपका परिचय डॉक्टर से ऐसे कराना चाहूँगा कि पशु स्वास्थ्य संबंधित हर तरह की दवा डॉक्टर से कराए। आपकी जो समस्याएं हैं आज जिस विषय में डॉक्टर बोलेंगे उसके अलावा आपकी जो समस्याएं हैं आप डॉक्टर से चर्चा करें और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर आपकी पूरी मदद करेंगे। मंच पे बैठे मोहन साहब जो कि हरियाणा सरकार में
जानकारी को बढ़ाया जाए। किस तरह से जो आज हमारे पढ़े लिखे नवयुवक हैं जो पलायन कर रहे हैं गांव से शहर के ओर, उनको कैसे रोका जाए, कैसे इस तरह की उद्देश्य को लेकर हमने आगे बढ़े हैं। अभी तक आप लोगों का सहयोग रहा है, आकाशवाणी का सहयोग रहा है। मुझे विश्वास है कि जो प्रोग्राम आप लोग सुनते हैं हर शुक्रवार को आता है, उससे आपको अवश्य लाभ हो रहा होगा। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि आज उनके मुखिया जो है वाजपेयी साहब यहाँ आए हुए हैं, आप अपने विचार यहाँ पर रखें, जिससे कि डायरेक्टर साहब को खुद पता चले इससे अगर आपको फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपकी कोई परेशानी है तब भी सर के सामने आप इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से स्वागत करते हुए ज़्यादा आपके और एक्सपर्ट बीच में नहीं आते हुए अपने दो शब्द यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। संक्षिप्त शब्दों में पशुपालकों तक मुख्य अतिथि महोदय का करना आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, दूध का प्रदेश मेरे दादी साहब यहाँ पशुपालन अगर हमारा मूल पेशा पशुपालन है तो पशुओं का आकाशवाणी में काम लगभग 4 साल दिल्ली सरकार की सहयोग इसमें आयुर्वेद की एक हिस्सेदारी करना वो आयुर्वेद द्वारा किया गया, हरियाणा का यानी के पैसा आयुर्वेद दिया उसका, और इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न के जवाब दिए, इसलिए उसको पुरस्कार में आगे रहेगा। आपको हिमालय कराएगा, आयुर्वेद के द्वारा विकसित होगा। दिल्ली सरकार और आकाशवाणी के सहयोग से वो एक प्रमाण है कि आपने रेडियो में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और आपको माना। बड़ा सौभाग्य है कि आज आया है कि पहला ये कार्यक्रम हासिल नहीं हुआ है, ये ऐसे प्रोग्राम शुरू हुआ है। हो सकता है लोग बदल आए हैं, उसमें किसान बदल आए, लेकिन एक किसानों के सामने रखा किसान भाई जरूर इससे अवगत हुए होंगे कि आज आकाशवाणी भी ये जानने को उत्सुक है कि आपका क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और निश्चित तौर पर जब प्रतिक्रिया मिलती है तो नई चीज की शुरुआत होती है, जो पहले जीव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण और उसी के शरीर के अंदर बहुत सारे उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वातावरण के सामने उसको अपने आप सामने से बैठाना होता है और अपने खुद के शरीर के सामने बैठाना होता है। तो उस समय में पशु कई तरह की परेशानियां महसूस करता है। अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान में बढ़ जाए तो निश्चित तौर से हम पशु को उन परेशानियों से बचा सकते हैं। इसी विषय पर बोलने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सी.आर. चौधरी जी को कि वो इस विषय में बोलेंगे कि साथ में हरियाणा सरकार की पशुपालन विकास की रूपरेखा ये भी संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने रखेंगे। सर मुख्य अतिथि महोदय डायरेक्टर आकाशवाणी डॉक्टर बालड़ा जी, श्री डॉक्टर बालड़ा जी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जिनके बीच रोज रहता हूँ नहीं भाई में कुछ विचार मैं अपने उनको मेरे को अपने पशुपालन से संबंधित कोई उन पर तकलीफ या शक उनके दिमाग में हो, हम आपस में आदान विषय को मैं अहम विषय इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो व्यापन पशु की जो देखभाल है, ये किसान भाई के पशुपालक भाई के लाभ से सीधा जुड़ा हुआ है। पहले की जो छोटी मोटी कमियां रह भी गई, यदि वह पशुपालक भाई इस अवस्था में जाके
पशुओं की देख रेख रखरखाव उत्तम कर लेता है, तो वही उसी पशु से दुगना तिगुना लाभ उठा देता है। और यदि इस स्टेज पे ग्रामीण पशु की देख रेख उसने कमी रख ली तो वह काफी नुकसान भी उठाता है। मौसम ऐसा है, इस समय ऐसा है कि हमारे यहाँ आने वाली है 15 जून के बाद भैंसों का ब्याह थोड़ा शुरू हो जाता है और ये सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। इसलिए उस दृष्टि से भी देखते हुए आज का विषय का सिलेक्शन एक बहुत ही चिकित्सक पशुपालन विभाग हरियाणा, आज हम वो बातों के बारे में, उन विषयों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जिनकी जब उन सब बातों को आप जानते हैं, रोजाना करते हैं, शायद मेरे से ज्यादा करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लापरवाही हमारा भाई करता है और वो लापरवाही कितनी महंगी पड़ती है आगे जाके, कितना नुकसान आपको कर जाती है, वो उन बातों में थोड़ा समझ जैसा कि शीर्षक है ज्ञापन पशुओं की रखरखाव या देखभाल। देखिए ज्यादातर ये जो अपना विषय है इसमें में आप सभी भाई मेरे का गाय भैंस से ज्यादा संबंधित है, उनको ज्यादा बात हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से सांड से या घोड़े से या अस्पताल से या किसी और सोर्स से प्राकृतिक गर्भाधान से उसको नए दूध करवा दी। आमतौर पर एक गाय ज्ञापन होने के बाद और उसके पेट में बच्चा ठहरने के बाद ब्याने का उसका जो समय बनता है वो 9 महीने प्लस माइनस 9 दिन होता है, मतलब 9 महीने 270 दिन। आगे यदि और दिन लेगी तो और 9 या 10 दिन लेगी और थोड़ा पहले भी आ जाती है तो 270 से और 8-9-10 दिन कम कर दीजिए, 262 दिन के आसपास। और आमतौर पर 275-280 दिन में एक गाय ज्ञापन होने के बाद सही सब कुछ ठीक रहा तो ब्याह जाए। इसी प्रकार भैंस गर्भित होने के बाद उसका ब्याने का समय 10 महीने प्लस माइनस 10 दिन। एक भैंस पैदल होने के 300 दिन पे सही जाती है तो 300 दिन पे, थोड़ा और टाइम लेती तो 310 दिन तक, कम 10 दिन लेते तो 290 दिन। अब हमारा एक तो आपको ये दिमाग में रहे कि उस डेट को देखकर आपको अपना आगे का कैसे मैनेज प्रबंधन करना है, कौन कौन सी स्टेज पे मुझे उस पशु के बारे में रखरखाव या और चीजों का ध्यान रखना है, वो चार्ट आप बनाते रहें। जैसे नए दूध हो गया, यदि आपके पास तारीख लिखी हुई है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मुझे इसकी तसल्ली अस्पताल से कब करवानी है कि ये ज्ञापन की है या ये ज्ञापन है नहीं है या खाली नहीं है। जैसे 3 महीने बाद आप अस्पताल जाओगे तो आपके पास यदि डेट है तो न तो आप उसको 3 महीने से पहले अस्पताल में ले जाएंगे और न आप 5-6 महीने की स्टेज पर ले जाएंगे। आज का पशुपालन इतना महंगा हो गया है, यदि आपने 2-3 महीने और निकाल दिए और आपकी भैंस या गाय खाली है, ज्ञापन नहीं ठहरी है, तो आपका सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। उसकी तारीख को नोट कर लो। ज्ञापन की जब तसल्ली हो गई कि ये हमारी गाय और भैंस ज्ञापन है, उसके बाद कौन सी आपने बातें ध्यान में रखनी है। जब तक पशु दूध दे रहा है तब तक पशुपालक उसका पालने का, पोषण का, खुराक का पूरा ध्यान रखता है। क्या वो खिलाना है, कितना खिलाना है कि मेरा दूध बराबर देती रहे, कौन कौन सी और चीजों का मुझे ध्यान देना है कि उसका लगाव सीधा उसका जो है दूध के प्रोडक्शन से लगा हुआ है। तब तक ज्यादा उसको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। बात आती है जब कि पशु को ज्ञापन होने के बाद दूध से सुखाना कब हो जाए, तो या तो पशु अपने आप जाए अपने आप दूध देना बंद कर देती है, अदरवाइज आप कोशिश करें वो तरीके आपको पता है कि उसको दूध से न डालें। अदरवाइज वो जाने तक दूध देते रही तो ये निश्चित
इस तरीके से लिए अगला जो दूध का उत्पादन होगा उस पर सीधा असर पड़ने वाला है। 5-6 महीने के बाद बच्चे का साइज पेट में बढ़ने लगता है। ऐसे हमारे घर के पशु को ज्यादा दूध, विशेष तौर पर आज के मौसम में गर्मी पड़ रही है, ज्यादा दूर तक उसको यदि चराने ले जाते हैं तो मैं सलाह दूंगा उसको बड़े भाई को चारा खा के बहुत दूर तक न ले जाए। ऊबड़ खाबड़ जगह पे चराने न ले जाए। पशु के खड्डे में या उसे किसी जगह पर चराने में पेट पे उसको जो है झटका लगता है, गर्भपात होने का डर होता है, फिसल सकता है। उसका फर्श वगैरह भी ऐसा रखें कि वो पैर आराम से रख के चल सकते हैं। ज्यादा भीड़ वाली जगह ना रखें। जो आपका कमरा जिसमें शेड में आपने भैंस गाय बांधी हुई है और वो गर्भित है और 5-6 महीने के ऊपर उसका टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा ऐसी जगह बांधिए जहां पे उसको बैठने में, उठने में, इधर उधर थोड़ा हिलने डुलने में और परेशान पशु साइड में बना हुआ उसको परेशान ना करें, आराम महसूस करेंगे। फर्श उसका अच्छा हो, साफ हवा उसमें आने जाने का अच्छा हो, पानी जो पिलाएं वो अच्छा साफ पानी पिलाएं। और विशेष तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जब वो दूध देता रहता है तो आप उसकी खुराक के ऊपर बराबर ध्यान रखते हैं, लेकिन पशु जब डट गया या आपने उसको दूध से छोड़ दिया, 2 मोटी गलतियां करते हैं। कौन कौन सी हैं ये मैं आपके बीच रहता हूं, फील्ड में देखता हूं। ब्याज के अंदर कई बार किसी एक क्षण में या 2 क्षण में कोई रोग आ जाता है, अनेला रोग जिसको बोलते हैं। आपने उस टाइम उसका इलाज नहीं करवा लिया, या तो धन पूरा आ जाता है या उस दौरान आधा रह जाता है उत्पादन में, या बहुत ही कम रह जाता है। तब तक तो बीमारी थी, तो उसके अंदर बची कुछ बीमारी थी, रोजाना दूध के साथ निकलती रहती है। लेकिन जिस दिन आपने उसको दूध से रोक दिया, सुखा दिया, मेहरबानी करके यदि किसी भैंस या गाय के उस ब्याज में बीमारी बन रही हो, चाहे वो ठीक हो गई हो, लेकिन उसका ब्याज सूखने के टाइम उसका इलाज करवाना पशु चिकित्सालय से ना भूले। अदरवाइज होगा क्या, जब वो जाएगी हो सकता है कि वो दिन पहले आता था या 4थे हिस्से का था, जाने से बिल्कुल भी ना मिले, वो बिल्कुल डेड हो जाए, मरा हुआ मिल जाए। और यदि ऐसा हो गया तो इतनी आर्थिक नुकसान, भारी नुकसान आपको होगा, तारीफ होगी तो उसी दिन खत्म हो जाती है, जिसे एकदम चला गया। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, पहले तो बराबर उसकी हरे चारे की, पानी की, जो उसको दाना वगैरह या फल पिलौड़ा देना देते रहते। नाटने के बाद ज्यादातर भाई उसकी खुराक बिल्कुल बंद कर देते हैं, फिर सूखा कूड़ा वगैरह या हरे जो है दान दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चा पेट में 7 महीने से उसका कार्य शुरू हो गया है, तो ये मान के चलिए उस बच्चे की खुराक पहले से जिससे जरूर देना पड़ेगा, और वो लगभग 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन एक गाय भैंस की खुराक खनिज लवण की बनती है। क्योंकि आज के वक्त में खेतों से चलना, चारा या दाने की पैदावार बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा यूरिया और फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल से हमारी जमीन में जो तत्व थे वो गड़बड़ा गए, वो इतने कम हो गए कि जो उसमें चारा हो रहा है या दाना वो खा रहा है, उसमें तो वो चीजें नहीं मिल पाती पशु को, जो कि उसकी जो जरूरत की रोजाना की जरूरत चीजें हो। उसके लिए बाजार में आज खनिज लवण बहुत सी कंपनियां बना रही है, हेलमेट भी बना रही है। वो खनिज लवण आप रोजाना 50 ग्राम दाना के साथ दाना ना दें,
अभी रिसर्च ने ये भी देख लिया है खोज करके कि खनिज लवण के साथ आपको साधारण नमक भी पशु को खिलाना चाहिए। रिसर्च तो यहाँ तक भी कहती है कि यदि सब कुछ आपने दिया, दाना दिया, चारा दिया, पानी बढ़िया दिया, टाइम टाइम पर उसको जाना बेटा अब भी हो रहा है। जैसे हम टीकाकरण प्रोग्राम हमारे में देगा दल रोग का विशेष तौर पर इन दिनों चल रहा है। गाँव में डॉक्टर्स की टीम आपके आती होगी और वो टीकाकरण प्रोग्राम चला रहे हैं, दल रोग में टीके लगा रहे हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं पशुपालक भाई कि वो दरवाजे पे जाने से ही हाथ करेंगे, चाचा क्या मैं टीका मतलब जी नुकसान हो जाएगा, या चाचा तो दूध दे दिया है नाट जाएगी, इसको तो बैठ जाएगी। बड़ी भारी भूल हम वहां पे करते हैं। दो टीके डॉक्टर्स की टीम आपके पशु की रक्षा के लिए लेकर आती है। ये इतने महत्वपूर्ण टीके हैं जो पूरे गांव को एक सुरक्षा का कवच 2-3 दिन के अंदर कुछ बीमारी के लिए दे जाते हैं और उसका गर्भित होने में या दूध के ऊपर कोई विशेष कुछ भी नुकसान नहीं होता। आमतौर पर करते हैं इसलिए मैं आपको बता हाँ बीमारी है उसका आ गई और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो पशु को जान से जाएगा ही जाएगा और जो उसके साथ बंधे हुए पशु को जिनके टीका नहीं लगेगा दूध का रोग है उनमें भी आएगा। कई बार गांव के गांव साथ हो जाती है ऐसी खतरनाक बीमारी और कितना भारी नुकसान आर्थिक नुकसान उस गांव में पशुपालक को होता है। थोड़ा और आगे चले, हमारी भैंस 2 महीने 2.5 महीने की या गाय 8-8 महीने की क्या बन हुई है तो हमारा फर्ज होता है उस पशु पे थोड़ा सा रखा होगा, ध्यान ज्यादा है, उसको अलग से बांधे खुली जगह उसको दे, शुद्ध हवा आए, प्रकाश उस कमरे में जाए, नीचे का पेट उसका अच्छा रहे क्योंकि उस वक्त बच्चा नीचे पेट में आ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अब मैं 2-4 दिन की पीछे की बात है, भाई मेरे पास आया मेरे डॉक्टर साहब भैंस व्यापन थी और दरवाजे में फंस गई, पेट में चोट लगी और मैला गिरा दिया। छोटी सी गलती करी, दरवाजा उसका खड़ा रहा, पहले शायद काम चलता होगा लेकिन जब भैंस का बच्चा पेट में बड़ा हो गया जगह कम रहेगी उन्हीं करते कहीं चोट खा गई। तो ऐसी जगह में पशु को ना कोई भी डरावनी हरकत ऐसी जगह पशु के नजदीक ना करे, जैसे कुत्ता के पीछे पड़ जाए या ज्यादा शोरगुल हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके भी भैंस का काय बात करवा देते हैं। पशु एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है, डर जाता है और उस कारण कई बार बच्चा भी गलत जगह छोड़ देता है। ये रोजाना होता है हमारे साथ, लेकिन हम लापरवाही कर जाते हैं। जिस दिन पशु का जाने का 1-2 दिन का टाइम रह जाए, नजदीक आ जाए, हम सभी जानते हैं और आइडिया हमको लग जाता है कि हमारी भैंस गाय 1-2 दिन में जाने वाली है। हमें उस वक्त जो उसका आयन है जो भी है वो थोड़ी सी दूध से और घी से भरी होती है, तनी होती है, बाप से डराया होता है और वो इतनी नरम होती है उस वक्त। आपने भी देखा होगा यदि आप उसके हाथ की अंगुली से दबाएंगे तो उसमें अंगुली का भी निशान पड़ता है। ऐसी अवस्था में उसका कम से कम जो बेड है जो आपने बिस्तरा तैयार किया है, हाथ बिछा के या पूरा बिछा के या पुराना बिछा के, उसको मेहरबानी करके टटोल लीजिए कि उसमें कोई कांच का टुकड़ा ना हो, उसमें कोई कीट या कोई वो लकड़ी का ऐसा हार्ड चीज ना होगी जो उस आयन पे या लोहे पे लग के चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हो गया तो उसकी नरम होगी वक्त की जाने के वक्त ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं जो चीज पे चोट लगने की, और वो ऐसा यदि हो गया तो थने वाला लोग उसे देर नहीं लगेगी। और जो चीज ऊपर ही सारा जो है आर्थिक लाभ और नुकसान हमारे पशु से हमारा संबंध है। जो भी 70,000 है, 60,000, 70,000 की कीमत है तो 4 जोड़ी के ऊपर है। यदि उसी में रोग
वो हमने निमंत्रण दे दिया तो हम लाभ नहीं उठा, वरना जो चीजें जो धन्यवाद लोग है वो इतनी जल्दी बनता है कि 1 घंटे के पहले तो कुछ अवस्था कोई कंडीशन है, 1 घंटे के बाद तो इतना पूरा उसमें ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो फिर कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता। आमतौर पर हमारे किसान भाई गाँव में प्रैक्टिस करते कि भैंस जिस दिन ब्याने वाली होती है उस दिन उसको घी या तेल की नाल जरूर देते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आमतौर पर हमारे धारणा है कि भैंस से गाय ठीक से जाए लेकिन नाल दे दो घी की इसको, 101 चीज की गलत है। क्यों गलत है? एक तो जिस वक्त पशु ब्याने के नजदीक गए 2 दिन रहे उस वक्त उसका शरीर कमजोर है, हर छोटी छोटी चीज का उसके शरीर पर असर पड़ता है। जब ज्यादा आपने ठंडी जगह बांध दी तो नाक में बीमार हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म जगह में बांध दी तो बीमार हो जाएगी, ज्यादा पानी वाली बारिश आ रही है, बारिश पूरी उसके ऊपर से गुजर रही है तो बीमार हो जाएगी। तो शरीर टूटा हुआ होता है, आपका एक तनाव है उसके ऊपर, स्ट्रेस है उसके ऊपर। ऐसी हालत में उसको खान पान की नरम हमको देना पड़ता है जो आसानी से वो बचा सके। उस वक्त आपने घी जैसी बड़ी ताकतवर चीज है वो आपने खिला दी, हाजमा खराब कर देगी। जहां उसने थोड़ा सा पशु ने बाएं दाएं मुंह हिला दिया, सर हिला दिया, 2 नालियां हैं सारे के सांस की है, सांस की नाली को किया तेज चला गया तो सारे के बता। फिर आप जांच वगैरह कराए, 15-20 दिन डॉक्टर के चक्कर लगा रहे, जिस ढंग के लिए इतने टाइम तक आपने उसको पाला उसका 1 घंटे में आपने नुकसान कर दिया। यदि आपने उसको खुराक दे दी है तो आप 1 महीने पहले उसको देखते जरूर रहे, ध्यान रहे आप बच्चों की क्या हरकत हो रही है, लेकिन उसको डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा दूर पे बैठे। रात का भी समय है तो 1-1 घंटे में 1-1.5 घंटे में उसको संभालते रहे कि भैंस जाने नहीं लगी। और ये एक प्राकृतिक चीज है, जिसके पेट में दर्द है वो बच्चा बाहर भी आएगा। पशु गाय और भैंस आमतौर पर अपने आप प्यार करती है, उसको कोई जरूरत नहीं आपकी मदद की, ये कुदरत में बना है। बल्कि हम उसकी टाइम से पहले मदद जो करते हैं वो नुकसान वाली मदद करते हैं। अब क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। एक भैंस की जो पानी का शुरू का जो थैला आता है आते समय मटीली जिसको बोलते हैं, वो कई बार अंदर से घाट पूरा नहीं खुला होता, थोड़ा सा घाट खुला है और फूल तो उससे निकल आ गया, वो चीज। लेकिन आपने उसकी मदद करने के लिए पैर पकड़े और खींचना शुरू कर दिया तो 2 चीज होती है, एक तो घाट का ढीलापन होना, खुलना, और एक उसको फाड़ना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो चीज जो खुली थी, ढीली होनी थी, रिलैक्स होनी थी, उसमें से बच्चा अपने आप आना था, आपने उसकी मदद। उससे होगा क्या? यदि वो जख्म में इन्फेक्शन हो गया तो भैंस 2 लगने लग जाएगी, जाने के बाद ज्यादा खून गिराएगी, कई बार तो जख्म बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 2-3 किलो तक खून निकल जाता है भैंस का, गाय का, या फिर पासा निकालने लग जाएगी जिसको हम प्रोलेप्स कहते हैं। और वो भी निराशा बाद में खड़े से आप अस्पताल में आते हैं, भैंस तो गाय का चलना छोड़ गई, ठीक जाके विवादित थी, अब अस्पताल पड़ गई, जोर लगा के बुखार बन गया। आप उस बात को भूल जाते कि 5 दिन पहले आपने जबरदस्ती पशु की मदद करी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये रोजाना हम कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हम सब उसको नुकसान को भुगत रहे हैं। ठीक पशु जा गया, आप अपने हाथ साबुन से धोइए, बच्चे के नाक में जितना उसका स्त्राव लगा हुआ है, जो कचरा लगा हुआ है, वो नाक साफ कर दीजिए। 2 उंगली मुंह में डाल के अंदर जो मटीले का पानी है डाला उसके अंदर होता है साफ कर दीजिए। या तो नाक का खून टूट जाता है, आप उसको इंफ्राडीन हो बेस्ट है, नहीं तो बीटाडीन है, वो कुछ भी ना मिले तो हल्दी जरूर
जिससे मिट्टी वगैरह ना लगे। कई बार जाने का जख्म खुला है या आपने ध्यान दिया नहीं और मिट्टी से टेटनस के कीड़े उसमें चढ़ गए, न्यूमोनिया आ गए, तो चढ़ने साथ में उसको नजरता हो जाता है, उसका बचाव आप कर रहे हैं। जाने के 8 घंटे तक एक नॉर्मल टाइम होता है पशु धीरे खिला देता है, किसी की सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन किसी कारण पूरे व्यायाम के दौरान उसके पालन पोषण में, उसके खुराक में कमी रह गई, जिसके कारण जेर चिपकी रह जाती है अंदर बच्चेदानी में, जो नहीं गिरा पाता। 8 घंटे के बजाय 24 घंटे भी हो गए, 48 घंटे भी हो गए। इस हालत में आप यदि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया तो भैंस या गाय पशु चिकित्सक से चेक करवा निकालनी पड़ेगी या उसको दवाई देनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी दवाई दावा की है, ऐसा आती है, बहुत अच्छी दवाई है, वो तो बल्कि जाने के बाद ही हम उसको शुरू कर दे तो ये भी काम करती है, फिर बच्चेदानी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चा पैदा होने के बाद जब उसको भूख लगेगी तो वो उठ कर घंटे 2 घंटे 3 घंटे का खानों की तरफ अपने आप करने लगता है। आप उस वक्त क्या करें, सीधा उसको खड़ा ना पकड़े, ताजा पानी से बहुत ही हल्के गुनगुने पानी से पहले खानों को साफ करें और उसके बाद उसको खींच पीने दें। अब सवाल होता है कि खींच पीना पिलाएंगे या तो बच्चा अपने आप ही आ जाए तो लोग खींच पी के और हटने लग जाए। अदरवाइज अंदाज से आपको लगे कि हाँ जिसने आधा किलो 1 किलो 1 किलो खींच पी चुका है, आप उसको धीरे से हटा दें और हटाने के बाद ही थन को दोबारा दोहराना भूलें। यदि उस बच्चे की नाड़ उस थन के लगी रहेगी 5-7 मिनट को थन को फैलता रहता है, तो जो नीचे थन की जो ओपनिंग है, खुलापन है, जहां से स्प्रिंकलर से दूध निकलता है, वो थोड़ी देर में खुला रहता है। वहां से उस नाड़ के साथ कोई ना कोई इंफेक्शन आपको मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इस दौरान कोई आपको सवाल हो, शंका रही हो, आमंत्रित करता हूँ, आप पूछ सकते हैं। इस संस्था में कितनी लाभदायक और इसका कैसे प्रयोग? एंटीसेप्टिक है, कीटाणुनाशक है, 100 में से 80-90% अपने आप टूट जाता है, कभी कभार टूटा रहता है। ऐसी अवस्था बन गया है तो आप 2 इंच नीचे से काट दीजिए, लेकिन ब्लेड वगैरह आपकी नहीं हो और कोई ना कोई एंटीसेप्टिक जो है लोशन उसको जो लगा दें, इस तरह सबसे अच्छा है, दी जाए। और कोई सवाल, कोई और अन्य सवाल मैं संबंधित वो तो सारी गिरने वाली बात बताई थी, वो इसलिए बताई थी कि जिस दिन आपका पशु सर्विस या काम करवाई 3 महीने के बाद, 3 महीने के सही समय है जिस वक्त हर डॉक्टर उसको चेक करके आपको बता सकता है ये जागरूक है। 3 महीने बाद ठीक व्याई ठीक दे रही, पूरा दूध दे रही, ठीक नहीं रखा तो फूल दिखावा है, जय में बैठे जाए ऐसा है। उसके फूल दिखाने से पहले ना। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है चलो कई बार क्या होता है, बच्चा भी खुद बाहर निकलता है, अंदर जख्म हो जाता है, जाते समय खुद भी जख्म कर सकता है। ऐसे जख्म के बाद में इन्फेक्शन पकड़ते हैं तो उससे भी पशु जोर लगा के कुछ भी बना लेता है, या वैसे ही बाई कोई
जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना है, उससे कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसका सही जवाब दिया है और निश्चित तौर पर ये ज्ञान अपने गांव में भी फैलाया हुआ है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि मोमबत्ती वजह से चलती है, दिया वजह से लगता है, रोशनी दे सकती है, उजाला कर सकती है। सर, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग भी बेकरार होंगे कि मुख्य अतिथि महोदय के विचार सुने, तो मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए और पशुपालन के विकास में, आज भारत में पशुपालन चरम सीमा पर है, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है, उसमें आकाशवाणी का भी एक विशेष योगदान रहा है। तो पशुपालन विकास में आकाशवाणी की भूमिका को आपके सामने रखेंगे। और आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात साझा करूँ कि मुझे आपके बीच आके बहुत अच्छा लग रहा है, हरियाणा की धरती से आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बोलने की बात है तो मैं बोलने नहीं आया हूँ, मैं सुनने आया हूँ, क्योंकि बंद कमरों के लिए हम आप सबके लिए कार्यक्रम करते हैं, स्टूडियो से कार्यक्रम खारिज होते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तो उस आप सबके बीच, अपने श्रोताओं के बीच में आना ये बहुत ही खुशी का मौका होता है। मैं जम्मू कश्मीर में था तो पाकिस्तान की सीमा से लगे जितनी हमारे इस तरह की चौकियां हैं सब में मैं गया, और हमारे फौजी भाई जो वहाँ दूर दराज रात ड्यूटी करते हैं उनके लिए रेडियो का ही सहारा होता है। तो जब हम उनके बीच गए तो इतनी खुशी उनको मिली और उनकी खुशी की वजह से उससे ज्यादा खुशी हमें मिली। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी का पल है। और यूं भी आप जानते हैं महानगर की जिंदगी और उस जिंदगी से हट करके गाँव में आना, वहाँ की खुली हवा में आना, तो ये भी खुशी की बात है। जहां तक बोलने की बात है तो डॉक्टर चौधरी जिस तरह से आपको बता रहे थे, तो ये जितना ज्यादा बोलते वो आपके काम का होगा, मेरा बोलना उसका कोई बहुत ज्यादा माने नहीं है। लेकिन एक खुशी में इस बात की कहूंगा कि एक किसी बहुत बड़े फिलासफर ने, दार्शनिक ने कहा कि विदेश के फिलासफर ने कहा कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल, यानी कि भारत एक बहुत अमीर देश है, बहुत धनवान देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। और वो अगर आप इस बात को गहराई से सोचे तो भारत में एक ऐसा वाकई इतना धनवान, इतना समृद्ध देश है, दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा। कितने दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर पहाड़ भी हो, जहां पर समुद्र भी हो, जहां पर धरती से आते हैं, लेकिन जो असली बात यह है कि हमारे देश वाले, हम लोग अपनी नादानी की वजह से, लापरवाही की वजह से हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए का पानी बर्बाद हो जाता है, हमारे देश के हजारों करोड़ रुपए के छल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, अगर हम जरा सी इस तरह से सावधानी बरत लें, लापरवाही ना करें, तो हजारों करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। और जो भी हम कहलाते हैं हम विकासशील देश हैं, हम
जो प्रयासों की कमी, अब जैसे सीधी सीधी बात करें कि ये जो एक अभियान है, मैं कहूँगा एक यज्ञ में हम सब बैठे हैं, इस यज्ञ में वो स्वाहा और वो भले नहीं है, लेकिन वो उससे बड़ा यज्ञ है। ये आज हम यहाँ बैठे ये यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर आज की तारीख में भी 70% के लगभग लोग गाँव में रहते हैं, और जाहिर है कि वो जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेती में पशुपालन में लगे हैं, तो इतनी बड़ी हजारों करोड़ रुपए की वो संपदा है जो पशुधन के माध्यम से जो हमारे पास है। और जैसे कि डॉक्टर चौधरी ने कहा कि छोटी छोटी बात से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी आपने देखा है कि बारीक सी बात है, अनजाने में आप गड़बड़ करते हैं तो पशु बीमार हो सकता है, मर सकता है, ऐसा होता है। अज्ञान की वजह से कितने पशु बेमौत मारे जाते हैं, कितने पशु में जो बीमार रहते हैं, कितने पशु में जो उस तरह से जो दूध उत्पादन अगर पूरे देश में संगठित तौर पर चली तो जाहिर है कि सीधे सीधे कई हजार करोड़ रुपयों का की संपदा अर्जित की जा सकती है। तो आज इस यज्ञ में, इस अभियान में ये जो हम देख रहे हैं, जहाँ ये पूरा एक विजुअल एक अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन को कार्य रूप दिया, क्योंकि बात ये कि बहुत सारी स्टडीज कर ली जाए, प्रयोगशालाओं में रिसर्च कर ली जाए, तो उसका बहुत लाभ नहीं है। विश्वविद्यालयों में लोग शोध प्रबंध लेके जमा कर रहे थे, लेकिन जो कुछ ज्ञान हमने अर्जित किया है उसको लोगों तक, जिनके लिए वो ज्ञान है, अगर वहां तक पहुंच जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो यहाँ पे जो रिसर्च की गई है, उस रिसर्च को आपके पास तक पहुंचा देना वो एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें कहीं आकाशवाणी का माध्यम एक साझीदार बना है, ये आकाशवाणी के लिए बहुत खुशी की बात है। और जाहिर है कि इसका परिणाम ये अभी एक जैसे शुरुआत में पहले डॉक्टर कालरा ने जैसे मुझे पहुंचे, सारे किसान भाइयों तक पहुंचे, तो इसके जो परिणाम है, जो अच्छे परिणाम है, वो बहुत जल्द हमारे देश के सामने आएंगे। ये अभियान इसी तरह चलता है, आप सब उससे लाभान्वित होते रहे और आकाशवाणी उसमें साझीदार बनी रहे। और आकाशवाणी की बहुत लंबी, जैसे मुझे कहा गया था, उसका बोलने का समय नहीं है, हम सब जानते हैं बहुत विलंब हो चुका है। कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि आज भी भारत में एकमात्र ऐसा माध्यम है, ना अखबार वाले आपके जो डेवलपमेंट अखबार वाले वो हत्या हो गई उनको बड़ा बड़ा छापते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी किसानों के लिए बहुत अच्छा बोला गया है, अच्छी योजना बनी है, उस पर खबर बहुत बनाती है। पत्रकार भाई क्षमा करेंगे अगर यहाँ बैठे होंगे, ये एक उन्हें उनका कसूर नहीं है, व्यवस्था है, बाजार जो है उसके चलते जो अच्छी खबरें हैं, जो विकास की खबरें हैं, वो नहीं आ पाती है। और जितनी घिनौनी से घिनौनी अपराध की, हत्या की, इस तरह लूटमार की वो खबरें दिखाई देती हैं, लेकिन जो हमारा टेलीविजन के चैनल आ गए जो शहरों में है, उनमें कहीं आपके लिए, किसानों के लिए ऐसा कौन सा कार्यक्रम मुझे बताया नहीं है। तो आज इस गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि आकाशवाणी एकमात्र ऐसा माध्यम है जो किसानों के लिए और किसानों के हर वर्ग के लिए आकाशवाणी दिल्ली की बात करें तो सुबह आता है, सुबह हम तरह की जरूरी जानकारियां देते हैं। फिर हमारे जो नई तकनीकें हैं उनके लिए कार्यक्रम, तो पहले 2 बजे हमारा ग्रामीण युवाओं के लिए कार्यक्रम होता है, फिर शाम को 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं, सीधा जो कृषि का कार्यक्रम है और जो दूसरा है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम। इसी तरह भारत के हर केंद्र से इस तरह के टीवी के कार्यक्रम होते हैं। अब इसमें जुड़ी बात ये है, आपको पता होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट ये है कि हमारे बीच से हमारी भाषाएं और हमारी बोलियां गायब हो जा रही हैं। जैसे हमारे पक्षी लुप्त हो रहे हैं, जैसे हमारे तमाम सारी वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं, उसी तरह हमारी भाषाएं और बोलियां लुप्त हो रही हैं। हर महीने दुनिया में से कई भाषाएं, कई बोलियां गायब हो जा रही हैं, खत्म हो रही, नष्ट हो रही।
ने कम से कम पोलियो के संरक्षण का काम भी आकाशवाणी ने किया है। वो एक अलग बात है, जरूर है, लेकिन क्योंकि पोलियो ये कार्यक्रम होते हैं, इसलिए देश की पोलियो को संरक्षण देने का भी एक बहुत बड़ा काम इसने किया। और जहां तक किसान भाइयों की बात है, चाहे वो खेती के बीज कैसा पड़ना है, कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करना है, कैसे सिंचाई के साधन का उपयोग करना है, कैसे जो तमाम अधिकारी हैं प्रदेश के उनको गांव में ले जाना, उनको किसानों के बीच ले जाना, उनकी किसान भाइयों की समस्याओं को वहां तक ले जाना, अधिकारियों तक ले जाना, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए कार्यक्रम करना, ग्रामीण बच्चों के लिए कार्यक्रम करना, ग्रामीण युवाओं के लिए कार्यक्रम करना। तो इस तरह से एक गाँव का जो समग्र विकास है और उसमें कोई पूरी एक जिम्मेदारी के साथ अगर कोई एक भूमिका आपने निभा रहा है तो बड़े दावे के साथ आता सकता है। हमारा ये जो दूरदर्शन है वहां से कुछ कार्यक्रम होता है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम एक ही छाया चले, एक प्रसार भारती के छाया चले हैं दोनों संस्थाएं, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा किसानों के लिए कार्यक्रम कोई चैनल, कोई प्राइवेट चैनल, टीवी चैनल, रेडियो चैनल नहीं करता है। जबकि भारत में जैसे मैंने कहा 70 करोड़ किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है कि उन पर उनके कार्यक्रम को, उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सामने लाया जाए। तो ये कार्यक्रम आकाशवाणी कर रहा है, करता रहेगा और आप सब इस साथ जुड़ करके और हमारे देश का जो विकास है उसमें साझेदार बना रहेगा। ऐसा मैं बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ आपसे कह सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने आज हम अपनी टीम की तरफ से आपको एक वादा कर रहे हैं, कोशिश भी हम कर रहे हैं सफल होते हैं। 30 जनवरी को हम आकाशवाणी के साथ मिलकर के असुने जल्दी में कर रहे हैं। साथ ही आपने निसंदेह एक सच सामने रखा है कि आज के समय में किसानों के लिए प्रसार भारती के अलावा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा कोई भी चैनल काम नहीं करता। निश्चित तौर पर आज सभी किसान भाइयों के लिए और आयुर्वेद टीम के लिए ये एक सुनहरा समय है और इस समय को हम कैद कर लेना चाहते हैं। और सवाल में एक ही विचार आता है कि इस समय को हमें उस पेड़ की छांव में, उस पेड़ की पत्तियों में, वो पेड़ जो गर्मी से हमें राहत दिलाता है, किसान भाइयों को बरसात की अच्छी राहत रहती है। अगर बरसात का भी कोई जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं पर उस पर पेड़ का भी एक योगदान रहता है। तो इसलिए आपसे निवेदन मैं करूंगा कि इस परिसर में आपके द्वारा हमें वृक्षारोपण अभी करें, हाउस में या हमारे प्लांट में वृक्षारोपण करें, ताकि हमेशा ये क्षण हमें याद रहे, हमारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सर, थोड़ा सा एक काम करवा लिया हमसे। ये तो अगला साल खान की चीज हो जाएगी जी। बड़ा होगा तो यहाँ लग जाएगा।